नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH। मैं हूं मयंक और शो का नाम है मयंक की बात। आज शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। देख लेते हैं एक बार कि संसद में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। आपने सुना खड़गे क्या कह रहे हैं। खड़गे का चेहरा कैसा है। खड़गे निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, खींचे हुए हैं। संसद का सबसे वरिष्ठ नेता, उम्र में वरिष्ठ, पद में कद में वरिष्ठ, एक ऐसा नेता जो लगातार विनम्र रहा है, जिसके मुंह से किसी ने कभी कोई अभद्र बात नहीं सुनी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, देश की सबसे बड़ी दूसरी केंद्रीय पार्टी के अध्यक्ष, वो संसद में संसदीय व्यवस्था, वहां के कामकाज के तौर तरीके, सभापति और सरकार से निराश होकर कहते हैं, और कहां कहते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कहते हैं, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती, प्रधानमंत्री संसद में आने को तैयार नहीं है। आपको लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, और वही प्रधानमंत्री जो संसद में आने को तैयार नहीं है मणिपुर पे बात करने के लिए, वही प्रधानमंत्री उसी दिल्ली में प्रगति मैदान चले जाते हैं आराम से, और वहां भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर देते हैं। वहां पर उनके पास घंटे भर की स्पीच देने का समय है, लेकिन मणिपुर को लेके उनके पास संसद में बयान देने का वक्त नहीं है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। हम जानते हैं इससे सरकार गिर नहीं जाएगी, हम ये भी जानते हैं इससे शायद कुछ न बदले, पर अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए आना पड़ेगा। पर सोचिए जरा कि विपक्ष की ये रणनीति कितनी भी कारगर, जरूरी हो, ये नौबत, ये मजबूरी, ये परिस्थिति क्यों आनी चाहिए थी कि 2.5 महीने से ज्यादा दिनों से मणिपुर जल रहा है, लगातार भीषण हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर सड़क पर नंगा घुमाने तक की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में इस पर बोले, सरकार इस पर कार्रवाई करे। इसके लिए एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को अब अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इस पर तो खुद सरकार को बहस कर लेनी चाहिए थी, इस पर तो खुद प्रधानमंत्री को बयान दे देना चाहिए था, और 36 सेकंड के उस बयान की बात नहीं कर रहे हैं जहां वो खेद जता रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री खेद जताने के लिए नहीं चुना जाता है, पर मणिपुर जैसे गंभीर मसले पे जहां हजारों लोगों की जान जाती हुई दिख रही है, उस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री आए, 2 शब्द बोल दें। वो प्रधानमंत्री जो हर महीने 2-2 घंटे मन की बात का ऑडियो रिलीज कर देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो यहां वहां जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र भाषण देते दिखाई देते हैं, वो प्रधानमंत्री संसद में जहां वो चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जहां से उनकी सरकार चलती है, वहां पर बयान देने को तैयार नहीं है। इस बयान के लिए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब कोई सरकार गिरानी हो, जब किसी सरकार में विश्वास समाप्त हो जाए, विपक्ष का, देश की जनता का, उससे सरकारें बची रहती हैं, गिर जाती हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ बोल भर दें, इसके लिए अगर भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े संसद में,
तो आप सोचिए कि क्या वाकई लोकतंत्र जैसी कोई परिस्थिति रह गई है। लेकिन ये करना पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे निराशा से भर के कहते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। माइक बंद करना डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट के अंदर कब हुआ? इसके पहले आपने कभी सुना? जब तक अभद्रता ना हो जाए, जब तक कोई गाली गलौज जैसी स्थिति ना हो, जब तक किसी तरह की वाचिक हिंसा ना हो, तब तक माइक नहीं बंद किए जाते हैं। लेकिन इसके पहले कांग्रेस के ही विपक्ष के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में, वो ये शिकायत कर चुके हैं। ये राहुल गांधी के साथ भी हो चुका है और लाइव टीवी पर हम सब ने ये देखा था। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये शिकायत कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका माइक नहीं बंद हुआ, जबकि वह व्यक्ति संसद के अंदर बेशर्मी की सीमाएं लांघ गया। अमेठी से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि मणिपुर के मामले पे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री क्या कुछ बोलेंगी, तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाते हुए वो उल्टा हमलावर हो जाती है। वो क्या करती है? अंग्रेजी में कहते हैं व्हाटअबाउटरी। वो व्हाटअबाउटरी करती है। वो ये कहती है कि क्या विपक्ष में साहस है फलाने राज्य पे बात करने का, फलाने राज्य पे बात करने का, फलाने राज्य पे बात करने का। अरे बात करते ही आ रहे हैं सब, बात होती ही रही है। क्या विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं पर या किसी भी तरह की और हिंसा होती है तो क्या भाजपा के नेता और मंत्री उस पर नहीं बोलते हैं? क्या वो चुप्पी साध लेते हैं? लेकिन प्रश्न ये है कि जब मणिपुर की बात हो रही है, उस समय ही छत्तीसगढ़ की बात करनी है, उस समय ही राजस्थान की बात करनी है, उस समय ही बंगाल की बात करनी है। सोच के देखिएगा, राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़, किसी भी और राज्य में महिलाओं पर हिंसा होने पर उस पर बात करने में बुराई नहीं है। लेकिन मणिपुर की विभत्स हिंसा को छुपाने, उसकी बात टालने या उसकी बराबरी करने, सोच के देखिएगा किस तरह का ये रवैया है, किस तरह की भाषा है। और स्मृति ईरानी की देह भाषा देखिए, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने एक्शन बोला है और वो अचानक से कैरेक्टर में आके और भयानक ओवर एक्टिंग करते हुए सीन कर रही है और कट बोलते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या एक महिला बाल विकास मंत्री, जो कि महिला ही है खुद भी, उनसे इस रवैये की उम्मीद की जाती है? क्या यह पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से कि मणिपुर की हिंसा, महिला पर हिंसा, महिला के मॉलेस्टेशन, सरेआम उसको नग्न करके घुमाए जाने पे महिला विकास मंत्री का क्या कहना है, तो जवाब में वो ये कहेंगी कि राजस्थान पे क्यों नहीं बात करनी है, छत्तीसगढ़ पे क्यों नहीं बात करनी है। तो मेरा एक सवाल है स्मृति जी, अगर आपके घर में कोई बीमार है या किसी और के घर में कोई बीमार है और उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और ये उससे पूछा जाए कि इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा, तो क्या उसको यह जवाब देना चाहिए कि यहां से 4 किलोमीटर दूर एक घर है, वहां भी किसी ने अपने बीमार पिता का इलाज नहीं कराया, फलाने शहर में कोई और व्यक्ति है, उसने अपनी बीमार मां का इलाज नहीं कराया? ये किस तरह का लॉजिक है? और आप केंद्रीय मंत्री हैं, सोच के देखिएगा कि इस सरकार में जो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं उनका इंटेलेक्ट का स्तर क्या है। और मैं ये बात बिना डरे कह रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी समेत तमाम सांसदों का, भाजपा के और मंत्रियों का जो रवैया है वो बहुत ही बिलो एवरेज इंटेलेक्ट का नायाब नमूना है। हमने ऐसा मंत्रिमंडल इससे पहले इस देश में कभी नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। स्मृति ईरानी जब संसद में चिल्ला रही होती है बुरी तरह और भीषण बेशर्मी से मणिपुर को दबाने की कोशिश कर रही होती है, उसी के 2 दिन पहले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, मणिपुर के मुद्दे को उठाने के लिए पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का तमाशा है, ये दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में बात हो रही है। अमेरिका के तमाम बड़े टीवी चैनल इस समय रवीश कुमार पे बनी डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड, उस पर रवीश कुमार और डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं और एक ही बात बार बार बोली जा रही है दुनिया भर में, भारत में प्रेस की फ्रीडम पे संकट है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? लोकतंत्र 2 मौकों पे खतरे में होता है। जब कोई सत्ता इतनी निरंकुश, इतनी फांसीवादी, इतनी डोमिनेटिंग, इतनी तानाशाह हो जाए, जब उसको परवाह ही ना रहे कि नागरिकों के मूल अधिकार एग्जिस्ट करते हैं, जब वो दमन के जरिए हर लोकतांत्रिक आवाज, हर अधिकार की आवाज, हर जरूरी आवाज को दबाने लगे और पूरे देश को बेचने पे आतुर हो जाए, जुल्म पर आ जाए, तब लोकतंत्र खतरे में होता है। और उसका दूसरा हिस्सा होता है जब नागरिक ये सब होता देखकर भी चुप्पी साध ले, जब नागरिक ये सब होता देखकर भी कुछ ना बोले, सड़क पे ना उतरे, नागरिक खुद विपक्ष ना बने, तब भी लोकतंत्र खतरे में होता है। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में लोकतंत्र की इस तस्वीर को हमको ध्यान से देखना होगा। मॉनसून सत्र शुरू होता है, माना जाता है कि सरकार कई जरूरी बिल लेकर आएगी, सरकार के लिए भी अहम है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ठीक पहले मणिपुर में एक घटना हो गई। और आप सोच के देखिएगा,
अगर मणिपुर की इस घटना का यह वीडियो सामने नहीं आता तो क्या अभी भी मणिपुर पे बात हो रही होती? इस देश की मीडिया के बारे में सोचिएगा। 2.5 महीने मणिपुर जलता रहा। एक पत्रकार है, उनका नाम है अर्णब गोस्वामी, वो पिछले 4-5 दिन से सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अचानक लगने लगा है विपक्ष में आ गए हैं वो। पिछले 2.5 महीने से अर्णब गोस्वामी क्या थे? स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान पे बात करने का साहस है क्या? छत्तीसगढ़ पे बात करने का साहस है क्या? बंगाल पे बात करने का साहस है क्या? मैं स्मृति ईरानी से पूछता हूं, पिछले 2.5 महीने से उनका यह साहस कहां था? पिछले 2.5 महीने से इस सरकार का साहस कहां था? 56 इंच की छाती से लेकर देश की सुरक्षा, देश की अखंडता और एकता और अला और फला राष्ट्रवाद की बात करने वाली ये सरकार जो है, इसका साहस कहां था? आखिर कैसे इस देश का एक राज्य और वहां के करोड़ों नागरिक, लाखों नागरिक हिंसा की आग में जल रहे होते हैं? भीषण हिंसा बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर होती रहती है और ये सरकार कुछ नहीं करती है। बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के, बिना किसी लाग लपेट के इस वीडियो में यह बात कहनी बहुत जरूरी होती है कि ऐसी कोई भी हिंसा, खास तौर पे जब वो इतने लंबे समय तक चलती रहे और उसे रोका ना जा सके, तो वो बिना सरकार की मर्जी के नहीं हो सकती। राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सीआरपीएफ आपकी है, बीएसएफ आपकी है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, फौज, तुलबा, लश्कर सब आपके हैं। उसके बावजूद अगर 2.5 महीने से अधिक से यह हिंसा होती जा रही है तो आप इसमें शामिल हैं, आपकी इसमें मिली भगत है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता कि इस तरह की हिंसा लगातार चलती रहे। ये वही भाजपा है जो 84 के दंगों पे कांग्रेस को घेरती रही है। ये वही भाजपा है जिसने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दंगों पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। तो नरेंद्र मोदी, वो चाहे 2002 का गुजरात हो या 2023 का मणिपुर, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? आप कैसे टाल सकते हैं? आप जो है आखिर कैसे जिम्मेदार नहीं है? मोदी जी, ये हो नहीं सकता कि कुछ अच्छा हो तो उसका सारा श्रेय आप ले जाएं। मोदी है तो मुमकिन है, और जब कुछ गड़बड़ हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी कभी जेपी नड्डा पर डाल दी जाए, कभी एन बीरेन सिंह पर डाल दी जाए। यह संभव नहीं है। स्मृति ईरानी जैसी मंत्री दरअसल मंत्रिमंडल के लिए किसी सम्मान का विषय नहीं हो सकती। खासतौर पर उनको जो मंत्रालय दिया गया है, उस मंत्रालय के लिए भी यह सम्मान का विषय नहीं होना चाहिए कि स्मृति ईरानी उसकी मंत्री है। स्मृति ईरानी अगर सरकार चाहे तो एक नया मंत्रालय बना दे, राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय, क्योंकि मणिपुर के उस विभत्स दृश्य के बाद भी बीते दिन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके ठीक एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर ट्रोल करना, ट्वीट करना शुरू कर दिया। क्या स्मृति जी, इन आंखों में जरा सी भी शर्म आएगी? नरेंद्र मोदी जी, क्या आप इतने मनुष्य बचे हैं कि अपने ही देश के नागरिकों के दर्द को देख पाए? कन्वेंशन सेंटर का दिल्ली में जब उद्घाटन हो रहा था, उसी समय मणिपुर में हिंसा जारी थी। सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं, सिरकटी लाशें हैं, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। और उस समय इस देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में एक भव्य इमारत के उद्घाटन के बाद आतिशबाजी करवा के उसका आनंद ले रहा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता में कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? नरेंद्र मोदी, आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? आप कैसी नींद में सो रहे हैं? कैसे जश्न मना सकते हैं? और मुझे याद आते हैं यहां पर गांधी 1947 का वो महीना, जून और जुलाई, मई जून जुलाई का, आजादी का ऐलान हो गया था। 15-14 अगस्त को दोनों देशों का बंटवारा होना था और पूरे देश में भीषण हिंसा चल रही थी। गांधी नोआखली में, जो बांग्लादेश में है, वहां हिंसा होती है। गांधी वहां जाकर अनशन पे बैठ जाते हैं हिंसा रुकवाने के लिए। सरदार पटेल संदेश भेजते हैं गांधी को कि बापू, आपकी दिल्ली में जरूरत है। गांधी कहते हैं नहीं, मेरी जरूरत नोआखली में ज्यादा है, यहां बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। गांधी अनशन रखते हैं नोआखली में जाके। उस हिंसा के बीच में दंगे रुक जाते हैं। गांधी उठते हैं वहां से और कलकत्ता चल देते हैं। कलकत्ता में भी भीषण दंगे हो रहे थे और नोआखली में एक समुदाय के लोग डोमिनेंट थे, वो दूसरे की हत्या कर रहे थे। कलकत्ता में दूसरे समुदाय के लोग डोमिनेंट थे और वो पहले की हत्या कर रहे थे। गांधी कलकत्ता जाते हैं। दंगे से सबसे ज्यादा प्रभावित एक इलाके में एक घर में रुकते हैं, वो भी खुली छत पे।
और उपवास अनशन चालू कर देते हैं। आमरण अनशन नोआखाली से अनशन करके आए थे, सेहत खराब थी और गांधी अनशन पे चले जाते हैं। शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। 15 अगस्त आने वाला है, देश आजाद होने वाला है। आजादी का सबसे बड़ा नायक हीरो गांधी, वो कलकत्ता में एक घर की छत पे अनशन पे बैठा है। नेहरू एक संदेश वाहक भेजते हैं एक चिट्ठी के साथ। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बापू, देश स्वतंत्र हो रहा है 15 अगस्त को, आजादी का जश्न मनने वाला है, आपके बिना यह जश्न अधूरा है। गांधी उस संदेश वाहक से घर से नीचे उतरते हुए कहते हैं कि जवाहरलाल को मेरा संदेश दे देना कि ये कैसा जश्न हो सकता है जहां मेरे अपने घर के लोग लगातार मारे जा रहे हों, रेलगाड़ियों में लाशें भर के इधर से उधर जा रही हो, चारों तरफ मातम का माहौल हो। ऐसे मौके पर मैं कोई जश्न कैसे मना सकता हूं? ये मेरे ही तो लोग हैं। ये जश्न का मौका मेरे लिए नहीं है। मैं किसी जश्न में शामिल नहीं हो सकता। मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूं। ये कहते हुए गांधी जिस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, उस घर के बाहर कलकत्ता में, उससे एक सूखा हुआ पत्ता टूट के गिरता है। गांधी उसे उठाते हैं, संदेशवाहक के हाथ में देते हैं। गांधी की आंखें भीगी हुई हैं, आंसू की बूंद उस पत्ते पे गिरती है और गांधी कहते हैं, नेहरू जी से कहिएगा कि स्वतंत्रता के इस जश्न में, इस मौके पर मैं उनको इस सूखे हुए पत्ते के अलावा और कोई तोहफा नहीं दे सकता। मेरे पास देने के लिए इस समय ऐसी हालत में और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, गांधी और बुद्ध का नाम लेते हैं, इतनी बार दोहराते हैं कि वो भूल जाते हैं कि दरअसल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। उनकी जुबान एक बार भी गांधी का नाम लेते लड़खड़ाती नहीं है, उनकी एक बार भी आंख में शर्म नहीं आती है। तो क्या नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं जो गांधी कह रहे थे उस समय? ये कौन सा जश्न है जहां एक पूरे राज्य की जनता की जान संकट में है, जहां मणिपुर जैसे विभत्स दृश्य सामने आ रहे हैं और इस देश का प्रधानमंत्री आतिशबाजियां करवा रहा है दिल्ली में? वो कौन सा कन्वेंशन सेंटर है जो बना है और किन लोगों के लिए बना है? उस भव्य आलीशान कन्वेंशन सेंटर में कौन से लोग जाएंगे? क्या उसमें किसान की एंट्री होगी? क्या उसमें गरीब की एंट्री होगी? क्या उस आदिवासी की एंट्री होगी जिस पर लगातार हिंसा होती है? या उस दलित की एंट्री होगी जिसकी एंट्री मंदिर तक में नहीं है? क्या मणिपुर के वो लोग जो रिफ्यूजी हो गए हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, जो अपना घर बार छोड़ के मणिपुर से दिल्ली आ गए हैं, प्रधानमंत्री जी, क्या उस कन्वेंशन सेंटर में आप उनको रखेंगे? उनको रिफ्यूज देंगे? क्या वो वहां आके शरण ले सकते हैं? और अगर नहीं तो ऐसी किसी इमारत पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजियां करना एक ऐसे वक्त में जब मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा हो, ये सिर्फ शर्मनाक नहीं है। और आपके लिए शर्मनाक हो ना हो, ये इस देश के लिए शर्मनाक है नरेंद्र मोदी जी कि हम एक ऐसे नेता को चुनते हैं और वो इस देश का प्रधानमंत्री है और वो जश्न में लगा हुआ है, वो विदेश घूम रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है जो ऐसे वक्त में किसी प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। और उसके बावजूद वो आके कहेगा मैं प्रधान सेवक हूं। वो कहेगा कि हम तीसरा कार्यकाल मिला तो भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 कर देंगे। ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी की गारंटी में जनसंहार भी है? गुजरात से लेकर मणिपुर तक नरेंद्र मोदी, आपका इतिहास यही कह रहा है। और याद रखिएगा, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। इतिहास में जो जैसा है वैसे ही दर्ज होगा। मूलतः इतिहास चीजों को सिर्फ 2 तरह से दर्ज करता है, गौरव करने योग्य और शर्मनाक। नरेंद्र मोदी, आप तय कर चुके हैं कि आप इतिहास के किस हिस्से में जाएंगे, आपका पूरा मंत्रिमंडल किस हिस्से में जाएगा, इस सरकार का कार्यकाल किस हिस्से में जाएगा। दुविधा यह है कि अब नागरिकों को तय करना है कि वो इतिहास के किस हिस्से में जाना चाहते हैं, शर्मनाक या गौरवपूर्ण। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप द क्रेडिबल हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्रेडिबल हिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो जितना आप लाइक करेंगे उतनी ज्यादा इसकी रीच होगी। शेयर करना ही है। और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते मयंक की बात के एक और एपिसोड के साथ, ऐसी ही कुछ लॉजिकल बात इमोशनल अंदाज में करते हुए।